जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम यानी यूएचएम के बारे में। आपने इस प्रोग्राम को लेकर हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख के मुख से ये सुना कि ये प्रोग्राम भारतीय नौसेना की तरफ से फिलहाल डिनाई कर दिया गया है और वो इसे अपने जो ऑपरेशंस हैं उनमें इंडक्ट नहीं करेंगे। बाद में भारतीय नौसेना के ऑफिशियल्स ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि भारतीय नौसेना प्रमुख के बयान को मिस इंटरप्रिटेट किया गया था और इसका गलत अर्थ निकाला गया था। दरअसल उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी इस प्रोग्राम पर बने हुए हैं। ये रिपोर्ट तो आई ही थी, लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम यानी यूएचएम को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर अपने डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका है, जहां पर नियर फ्यूचर में इसके जो फ्लाइट ट्रायल है वो शेड्यूल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है उनका ये 2030 तक भारतीय नौसेना की सर्विस में इंटर कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएचएम है इसमें नई डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन करी गई है और इन्हें अब भारतीय नौसेना की जो डिमांडिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है नेवल एविएशन के लिए, उसके हिसाब से ढाला जा चुका है। यानी पूर्व में इसमें जो भी कमियां थी उनको रेक्टिफाई करके इसे एक प्योर नेवल प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया है। यूएचएम को लेकर वो ये कहते हैं कि इसको एक डेडिकेटेड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर के तौर पर ढाला जा चुका है। पुराने यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में जो कि नेवल यूज में अडॉप्ट किए गए थे, ये पूरी तरीके से फ्रॉम स्क्रैप यहाँ पर नेवी यूज के लिए ही तैयार किया गया है और इसे हम वॉरशिप के साथ साथ जो कोस्टल बेसेस है वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी, सर्वाइबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस और कॉम्पैक्ट स्टोरेज का खास ख्याल रखा गया है। इंडियन नेवी के सर्विस रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो यूएचएम है ये उन्हें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए, जो कि ओवरसी ऑपरेशन के लिए काफी मैंडेटरी यानी आवश्यक माना जाता है। उसका एक कारण ये है कि ट्विन इंजन का होना सेफ्टी मेजर्स के तौर पे भी काफी जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉन्ग मैरीटाइम शॉर्टीज के दौरान अगर हेलीकॉप्टर में एक इंजन फेल हो जाता है तो फिर समस्या काफी पैदा हो सकती है। अगर हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन है तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र में जो इमरजेंसी लैंडिंग के मौके होते हैं या जगह होती है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लिमिटेड होती हैं। अब एयरफोर्स के लिए अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आपने अक्सर खबरें सुनी होंगी कि उनको खेत में उतार दिया गया, उनको हाईवे पे उतार दिया गया या किसी ग्राउंड पे लैंड करवा दिया गया। लेकिन सेम सिनेरियो अगर भारतीय नौसेना के किसी हेलीकॉप्टर के साथ हो जाए और वो सिंगल इंजन हो, तब आप समझ सकते हैं कि समुद्र में तो इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब सीधा सुसाइड होता है और ये चीजें भारतीय नौसेना को नहीं चाहिए थी। इसीलिए ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से कंपलसरी करी गई थी और इस रिक्वायरमेंट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ना सिर्फ एड्रेस किया है बल्कि इसको तैयार भी कर लिया है। दूसरी चीज, यहाँ पर इम्प्रूव्ड लैंडिंग गियर की बात करी गई थी, जो कि शिपबोर्न ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो एक लंबे समय तक, क्योंकि हेलीकॉप्टर सॉल्ट वाटर के एक्सपोजर में या जो ह्यूमिड मैरीटाइम कंडीशन होते हैं उनके एक्सपोजर पे होते हैं, तो करोजन प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है या जंग लगने से जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़रूरी होती है और ये उनके डिमांड का एक अहम हिस्सा थी, जिसे भी एचएएल की तरफ से एड्रेस किया जा चुका है। इसके अलावा जो फुल सूट ऑफ नेवल सेंसर और मिशन सिस्टम्स हैं ये भी इंटीग्रेट किए गए हैं, यानी नौसेना के आधार पर जो वेपन सेंसर्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जा चुका है और लिमिटेड कॉम्बैट रोल के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया था लिमिटेड वेपन इंटीग्रेशन का, यानी किसी भी विषम परिस्थिति में ये युद्ध में भी यूज किया जा सकता है। एक और बड़ा डिजाइन चेंज जो हमें देखने को मिला है, या यूं कह लें बड़ा डिजाइन फीचर हमें यूएचएम के अंदर देखने को मिला है, वो है इसका फोल्डेबल रोटर और टेल बूम। ये कैपेबिलिटी एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसने पूर्व में इस हेलीकॉप्टर की लगभग सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी थी और बाद में एचएएल को मेजर मॉडिफिकेशन करके इन्हें ऐड करना पड़ा। जो फोल्डेबल रोटर और टेल बूम है, ये कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर को अलाउ करती है कि कॉम्पैक्ट स्टोरेज, जो कि आपको पता ही है कि फ्रंट लाइन वॉरशिप में जो हैंगर स्पेस होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, काफ़ी कम होता है, और उस कॉम्पैक्ट या लिमिटेड स्टोरेज में भी इनको पार्क किया जाए। ये कैपेबिलिटी फोल्डेबल रोटर और टेल बूम की सहायता से हमें देखने को मिल जाती है और ये इनको अलाउ करती है कि ये वॉरशिप जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स हो गए, फ्रिगेट्स हो गए या ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो गए, वहाँ पर आसानी से पार्क किए जा सकते हैं। और आपको पता ही है कि भारतीय नौसेना में या नेवल एविएशन में जब हम बात करते हैं तो फोल्डेबल मैकेनिज्म कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये सारी चीज़ें एचएएल की तरफ से पूरी कर ली गई हैं।
और इसीलिए उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि अब उनका यूएचएम भारतीय नौसेना की सर्विस में आने के लिए तैयार है। बस इसके ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। अगर ट्रायल पूरे हो जाते हैं तो 2030 तक ये इंडियन नेवी की सर्विस में देखने को मिल जाएगा। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के बारे में। देखिए, ये बात अच्छी है और ये बात काफ़ी संतोषजनक है कि हम बेसिकली इस समय अपने जो एमआरएफए प्रोग्राम है उसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं। और ये बात भी सत्य है कि एमआरएफए करंट सिचुएशन को देखते हुए भारतीय वायुसेना की ज़रूरी भी है। हम ये बात भी एक्सेप्ट करते हैं कि भारतीय वायुसेना एक्टिवली SU-57 को भी कंसीडर कर रही है। लेकिन इस समय इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक असंतोष की भावना है। और ये असंतोष की भावना सिर्फ हम जैसे छोटे डिफेंस एंथुजियास्ट के मन में नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी या जो सीनियर एनालिस्ट हैं, जो इस मामले के कहीं ज़्यादा अच्छे जानकार हैं, उनके मन में भी है। उन्होंने एक वैलिड पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा, ज़रूरत पड़ने पर हम सब ने देखा कि एमआरएफए को कितना फास्ट ट्रैक किया गया। वो निर्णय जिसको लेने में शायद सालों लग सकते थे, वो निर्णय हमने 1 महीने के अंदर ले लिए। लेकिन अभी भी क्या ये जो हमने तेजी दिखाई है, क्या ऐसी ही तेजी हम इंडिजिनस प्रोग्राम्स को लेकर नहीं दिखा सकते? उन्होंने कहा कि 2021 में डील फाइनलाइज हुई थी तेजस की, और आज भी भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A नहीं मिल पाया। क्या ये 114 राफेल फाइटर्स हमारी जरूरतों को पूरा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, जिस रफ्तार की तेजी, जिस लेवल की तेजी हमने अपने एमआरएफए में दिखाई, हमने SU-57 के केस में दिखाई, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी हमें अब अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स में दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये एक विरोधाभास भी है और एक रियलिटी भी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 वर्ष में हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिलेगा। आमतौर पर जब विदेशी कंपनियां भी ये कहती हैं तो उसे फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन HAL की तरफ से ये जब कहा गया तो हमने इसका काफ़ी विरोध किया। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से हम HAL को इस चीज़ के लिए थोड़ा समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद से ये चीज़ उनको सबसे बुरी लगती है कि आप जो टाइमलाइन देते हैं बेस्ट केस की, जबकि आपको पता होता है अच्छे से कि वो चीज़ें होने नहीं वाली, तो ऐसे में उम्मीद जगाई जाती है और उसी उम्मीद के आधार पर जो निर्णय है वो फिर लिए जाते हैं, और जब वो टाइमलाइन पूरी नहीं होती है तो फिर रोष की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस समय कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि एक ही कंपनी के ऊपर जब आप पूरा लोड डाल देंगे या उसकी मोनोपोली को आप स्टैब्लिश कर देंगे तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रफ्तार से काम होगा। जब तक कार्य में कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, कार्य कभी भी तेजी के साथ नहीं हो सकता और हमें इसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञ अक्सर ये कहते नजर आए हैं कि धीरे धीरे ही सही, पर हमने एक अच्छी अप्रोच अपनाई है कि हम प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट प्लेयर्स को इन प्रोग्राम्स में इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरी है कि हम एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन के बारे में भी विचार करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक के जितने भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से डिलीवरी का। और ऐसे में अगर हम फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में उनको इनवाइट करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें किसी वरदान से कम नहीं होंगी, और इसीलिए यही सही समय है तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में प्राइवेट प्लेयर्स को बड़ी संख्या में इनवाइट करने का। तो आप इसको लेकर कितने सहमत हैं, ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।